कार्रवाई करें, मजिस्ट्रेट के पास जाएं, उनके सीनियर कुक के पास जाएं, EFIR करें, लेकिन वो पकड़ लिया। जी शी वाज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड ने वाइफ को पकड़ लिया तो तुमने उनकी वैक्सीन 14 साल से है, मतलब स्कूल्स में, तो स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस जिम्मेदारी बन जाती है कि जो डिस्पेंसरीज हैं या फिर जो आंगनवाड़ी हैं उनके थ्रू जा पा रही हैं, इसको कौन देखेगा। आपने स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, आपने स्कूल के माध्यम से ये बोलूंगी जो सिर्फ पैसा खा रहे हैं, तो और आप लोग बाकी जो उठिए, अच्छा आप काम कर रहे करिए। हैं उन्हें भी बदनाम कर रखा है बिल्कुल, उन्हें भी ऐसी बदनाम कर संस्थाओं रखे ने, हैं। तो बिल्कुल। आप उठिए, आप सरकार का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि कोई मसले लगे हुए हैं, हम भी लगे हैं। तो पर्टिकुलर एरिया में जाकर जो एरिया में कम से कम बर्बाद हो गई है, डिलीवरी 18 से 20 साल में सिजेरियन हुई है, नॉर्मल हुई है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव नवनीत। मैं इंडियन आर्मी में था और पिछले साल मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली। माई सेल्फ डॉक्टर ऋतु शर्मा है ना, मैं दिल्ली प्रेसिडेंट ऑफ महिला विकास मंच, और साथ में वैसे मैं डेंटल सर्जन हूँ, लेकिन सोशल कॉज के लिए काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर पर, और डोमेस्टिक वायलेंस हमारा मेन रोल रहता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक एक्स सोल्जर हु इज़ नाउ अ लॉयर और महिला विकास मंच की प्रेसिडेंट और एक डेंटल सर्जन का आपस में कहाँ समन्वय हुआ और वो किस तरह से एक साथ एक मंच पे आज बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये बात प्रोफेशंस की नहीं है, ये बात आइडियल्स की है। इनका सोचने का तरीका समाज के प्रति, बहुत सारी मुद्दों के प्रति जो मेरे से मिलता है, और मुझे लगा कि जो काम ये कर रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरह से मैम, मैं बॉर्डर्स पे जो काम करता था देश की रक्षा का, आप सोसाइटी में रह के कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। जिस जी हिसाब से अब जिस दिशा में समाज जा रहा है, जो हमारे देश की हालत है वो सभी को पता है। अगर हम और आप मिलकर साथ में एक दूसरे के नहीं हाथ मिलाएंगे और काम करेंगे, डजेंट मैटर कि मैं डॉक्टर हूँ, डजेंट मैटर आप आर्मी ऑफिशियल हैं, लेकिन समाज के लिए हमें एक समाज सेवी बनना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप एक समाज सेवी बन जाते हैं तो आपका पहला कर्तव्य सिर्फ समाज के लिए अपने आप को समर्पण करना होता है। तो आप जी किसी भी फील्ड से आए, हमारा लक्ष्य तो एक ही है। जी तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक आर्मी से आप रिटायर्ड हैं, और मतलब जनरली लोगों की सोच होती है कि अब रिटायरमेंट हो गया है, अब हम अपनी बची हुई ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकालेंगे, आराम से रिलैक्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस सोशल कॉज में आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे देश थैंक यू का। मैम। तो चूंकि चैनल का नाम है वकालतनामा, तो बात लॉ की भी होगी, बात सोसाइटी की ऑफ कोर्स होगी, बात क्राइम्स की होगी, बात प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विमेन सेंट्रिक लॉज जो हमारे देश में है, क्या उनका यूज़ होता है या मिसयूज़ होता है। जो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहली बार हमारे देश में आया था रूपन देओल बजाज वर्सेस कुंवर पाल सिंह गेल के केस में। और निर्भया केस में भी बहुत सारे सुधार हुए थे। 376 जो सेक्शन है रेप के ऊपर, उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव लाए गए थे। तो मैम, आपका चूँकि जो महिला विकास मंच है और आप बहुत ही इंटीमेटली जुड़ी हुई हैं ऐसे चीज़ों में, तो क्या लगता है आपको जब ऐसे केसेस होते हैं, तो क्या सच में वुमन सारे केसेस में विक्टिम होती है, या कभी कभी मेल भी एक विक्टिम बनाया जाता है या झूठा केस उस पर डाला जाता है? नहीं, जनरली अगर आप मेरे प्रोफाइल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास जितने केसेस आए हैं, 80% केसेस में जब हम लोग पूरा जांच करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो हमें एट दी एंड जाके पता चलता है कि जी जितना केस वो दिखाया गया, मतलब जितना विक्टिमाइज किया गया एक वुमेन को, हमारे सामने जितना उसने रिप्रेजेंट किया, ऐसा होता नहीं है। और 40% केसेस में हमने देखा कि जितने भी केसेस सेक्सुअल हरासमेंट के हुए, सारे फॉल्स केसेस थे। और यही कारण होता है कि जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, वो अब हम लोग सुनते हैं कि पुलिस ने एफआईआर नहीं लॉन्च किया। जी एक लड़की गई, उसने कंप्लेंट किया कि मेरे साथ इस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, और पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जी यही रीजन है कि पुलिस वालों को भी अब डाउट, एक होता ना कि वुमेन्स जो है अपनी हरकतों की वजह से डाउट्स में आने लग गई हैं। ओके बहुत सारी लड़कियां ऐसे होती हैं कि अभी हम लोगों ने सुना कि लिव इन रिलेशनशिप जो था, कोर्ट ने लीगल नहीं कहेंगे, इलीगल से हटा दिया गया है जी उसको। तो क्या रीज़न रहा उसके पीछे? यही रीज़न था। वुमेन्स जो है, गर्ल्स स्पेशली, हमने देखा कि जो टीन एजर्स हैं, आजकल हमारा समाज एक अलग दिशा में जा रहा है। राइट तो जो टीन एजर्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वर्क प्लेस में साथ में काम करते हैं, साथ में घर ले लेते हैं, लिव इन में रहते हैं, जब तक अफेयर, जब तक संबंध चल रहा है सही, तब तक ठीक है। और जैसे ही कुछ खींचातानी हुई, उसके बाद में सीधा एक कंप्लेंट लॉन्च कर दिया सेक्सुअल हरासमेंट का। राइट तो उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया और पूरा ये जजमेंट दिया। तो बहुत सारे फॉल्स केसेस होते हैं जिसकी वजह से जो एक्चुअल विक्टिम्स होते हैं वो भी डाउट, मतलब संदेह की नजर से देखे कहते हैं ना जाते हैं। कि हाँ एग्जैक्टली संदेह जी में देखे जी जाते हैं।
तो मैं तो ग्राउंड रियलिटी पे काम करती हूँ, लॉ से बहुत ही अलग है ग्राउंड रियलिटी। मतलब अगर हम देखें कि जो हम कानून में आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी हम देखते हैं कोर्ट्स वगैरह में, बहुत ही परे है उससे ग्राउंड रियलिटी। जी यस, जी जी। तो हम बहुत कहना आसान होता है, पुलिस वालों पर भी दोषारोपण करना बहुत आसान होता है, पर जब हम उनकी पोजीशन देखते हैं जाकर, और एक केस मेरे पास, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग केस याद आ गया इसमें। कुछ दिन पहले एक कंप्लेंट आया एक पुलिस स्टेशन में, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, तो वहाँ पर एक मिसिंग कंप्लेंट आया एक लड़की के लिए। तो मेरे पास में विक्टिम के घर से फ़ोन आया कि हमारा जो पुलिस है ये 24 घंटे हो गए हमारी लड़की को खोए हुए, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही है, कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो मैंने पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने बोला मैडम कोई केस नहीं है, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ में चली गई होगी। तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आया कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर उस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाएगा देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू दैट। तो और एक्चुअली वही हुआ, आप मानेंगे नहीं अभिनव जी, 5-6 घंटे बाद में उसी पुलिस वाले का मुझे कॉल आया कि मैंने आपको कहा था ना मैडम कि देखिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भाग गई, और क्योंकि वो टाइम से घर नहीं आई, वो तो डर गई, तो उसने एक फॉल्स इस तरीके से मतलब मैसेज पहुंचवा दिया अपने घर तक कि किडनैपिंग हो गया है या मैं खो गई हूँ या इस तरीके से। तो अब देखिए इस फॉल्स कंप्लेंट की वजह से जो एक्चुअल में मिसिंग होगा कोई, या जिसके साथ में सच में मिस हैपनिंग होनी होगी, तो पुलिस भी शक करेगी कि शायद वैसा हुआ होगा। तो व्यूअर्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग जो लॉ स्टूडेंट्स हमारा चैनल देख रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे होंगे, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग देख रहे होंगे, कानून में जो किताबों में होता है और ग्राउंड रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही तो ये कार्रवाई करें, मजिस्ट्रेट के पास जाएं, उनके सीनियर को के पास जाएं, EFIR करें। लेकिन कभी कभी जैसा रितु जी ने बताया कि बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं पुलिस के पास FIR दर्ज नहीं करने की, डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटी। व्यूअर्स हम आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को। मैंने अपने पिछले वीडियो में 498 अल्फ़ा को बहुत डिटेल में कवर किया था, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो मेरे लीगल नॉलेज के दम पे बताई थी और उसको बेसिस पे बताई थी। अब मैं रितु मैम से कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जानना चाहूँगा कि किस तरह से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का मिसयूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाकर ना सिर्फ पति के ऊपर बल्कि उनके रिलेटिव्स के ऊपर, और उनको सज़ा भी दिलवाई जा रही है। तो मैम एक दो कुछ इंटरेस्टिंग या फिर वेरी प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जो आपने फेस किया हो रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस। आई हैव नंबर्स ऑफ केसेस लाइक दिस। इतना मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली महिला विकास मंच की टीम जो है वो यही जानी जाती है, और एक्चुअली कोइंसिडेंस समझ लीजिए कि मेरे पास जितने केसेस आए हैं उसमें अभी तक बहुत मैक्सिमम केसेस प्रताड़ित पुरुषों के आए हैं। तो अगर जब मैं बोलती हूँ प्रताड़ित पुरुष या पीड़ित पुरुष, तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं। तो मैंने जिस हिसाब के केसेस देखे हैं एक्चुअली पुरुष पीड़ित होते हैं। बहुत ही आसान है किसी भी महिला के लिए अपने हस्बैंड को सलाखों के पीछे भेजना, और उसमें मैं सीधा सीधा मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली देयर आर द लूप होल्स जिसकी वजह से पुरुष बच नहीं सकता है। अगर एक महिला अपने क्रिया चरित्र पर आ जाए तो वो बच नहीं सकता है। तो उसमें क्या होता है, हम कितने सारे केसेस देखते हैं कि जिसमें हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ या अ वुमन इज हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स, तो क्या होगा उसमें, तो अपने हस्बैंड से अलग होना है तो क्या करेंगे, आजकल सॉरी टू से दिस बट पैकेज चलता है, 498A का केस लगा दीजिए, पैकेज ऑफ 3 केसेस, राइट, ओके, 498A का केस लगा दीजिए, डाउरी का केस लगा दीजिए, बात हमें सुनने को मिली राइट फ्रॉम द ग्राउंड, केस लगा दीजिए। तो बिकॉज मतलब ये 3 केसेस जो है ये तो बहुत ही कॉमन हो गए, इट्स द प्लैटिनम पैकेज। और बोल सकते हैं मतलब मैं थोड़ा सा आउटस्पोकन हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि किस हिसाब से बहुत ही यंग लड़के इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एक लड़की आती है, शादी करती है, 1-2 महीने तक सेटलमेंट नहीं होता है, और क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो बड़ों की बातों का कोई असर नहीं होता है। मतलब जैसे काउंसलिंग पहले फैमिली के द्वारा होती थी वो नहीं होता है। तो अब क्या होता है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो अवेयरनेस है, और अवेयरनेस इतना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मुझे ऐसा कर दिया कि अरे आप तुमने ऐसा कैसे करा, तो ये भी कैटेगरी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा। जस्ट पॉइंटिंग अ फिंगर अगेंस्ट अ वुमेन और समथिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को मिसयूज़ किया जा रहा है। कोर्ट में भी सीधे जाके केस डाल देते हैं, उसके बाद में बेचारा लड़का और उसका पूरा परिवार इंटरिम बेल लेते घूम रहे हैं और पता नहीं क्या क्या इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गलत महिला से शादी कर ली है। तो इसके पीछे भी मुझे ऐसा लगता है कि कानून को थोड़ा और सख्त होना चाहिए, पूरा देखना चाहिए कि एग्जैक्टली ये डाउरी एक्ट क्या है, कि अगर घर में से एक तिनका भी किसी ने दिया है, एक झाड़ू का तिनका भी दिया, वो मतलब मैंने खुद देखा है कि एक लड़की ने मेरे सामने एक्सेप्ट किया कि मैम उसको फंसाने के लिए मैंने इतना बड़ा 2 करोड़ का डाउरी का एक पूरा पर्चा बना के कोर्ट में डाल दिया, मेंटेनेंस के नाम पर ये दिखा दो वो दिखा दो, और उसके बाद में
सबसे बड़ी बात है ना कि कोर्ट में क्या होता है कि सिर्फ जो पेपर्स हैं उसके बेसिस पर रिजल्ट्स आ जाते हैं, Based उसके on the बेसिस पर evidence, जजमेंट्स आ जी जाते हैं, बिल्कुल। जितना भी होता है उसके पीछे एग्जैक्टली कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो किसी को नहीं पता होता है। और लड़कियां भी बहुत बेफिक्र है इस चीज़ को लेकर कि अरे हमारे स्टेटमेंट या उसके स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा, हम जितना लिख कर दे देंगे उतना हो जाएगा सारा। बिल्स बनाना कितना आसान है आज के समय पर। तो कितने, एक केस मेरे पास में आया था, वो लड़का 18 साल से जेल में था सिर्फ इसी चीज़ के लिए। 18 साल के बाद में ये डिक्लेयर हो गया कि उस लड़के ने कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया था, जितना डाउरी का क्लेम किया गया था वो भी नहीं था। लेकिन व्हाट अबाउट हिज लाइफ, 18 साल उसकी ज़िंदगी के बर्बाद हो गए, जहाँ पर एक एक दिन निकालना किसी के लिए इतना मुश्किल है। इस हिसाब से मेडिकल हेल्थ अगर हम देखें लोगों की कॉम्प्रोमाइज़ है और इतना मेंटल स्ट्रेस है। उस बच्चे ने 18 साल अपना बर्बाद कर दिया और उसके बाद में वो जब निर्दोष साबित हुआ तो उससे हुआ क्या फ़ायदा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट थोड़ा सा सख्त हो जाए इस चीज़ में। मेरे पास में अभी रिसेंटली एक केस आया हुआ है जिसमें यही हुआ एग्जैक्टली कि हस्बैंड ने वाइफ को पकड़ लिया, शी वॉज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हस्बैंड ने वाइफ को पकड़ लिया तो थोड़ा तू मैं जो भी हुआ। उसके बाद में लड़की के घर वाले, लड़की सीए है प्रोफेशन से और बैंक में है, एक रेप्यूटेटिव बैंक में है, उसको लेकर चले गए घर वापस। और उसके बाद में बोला कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा टाइम बाद वापस आ जाएंगे। और पीछे से ये 3 पैकेज का केस डाल दिया लड़के के ऊपर। अब बेचारा लड़का और उसका पूरा परिवार बेल लेता फिर रहा है, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए एडवोकेट्स हायर कर रहे हैं, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। और गलती क्या थी कि उसने अपनी वाइफ को सिर्फ इस बात पे झगड़ा हो गया या कुछ हो गया कि वाई यू आर इनटू इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और समथिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी, जैसे अभी एक कोर्ट ने एक पहल तो करी है 498A की, जो बिल्कुल आपने बात किया बहुत कि सारे एविडेंस जजमेंट्स हैं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के। एविडेंस चाहिए। तो कोर्ट हमारा संविधान एक तरफ मूव तो कर रहा है कि पुरुषों के भी राइट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से महिलाओं को एक एडवांटेज दिया गया है लॉ के अंदर, उस तरीके से पुरुषों के लिए भी एक अलग लॉ बने। उनके लिए भी अभी हमारा नाम है महिला विकास मंच जी। तो लोग हमें कहते हैं कि आप सिर्फ महिलाओं के लिए ही हैं, पुरुषों के लिए भी कोई फर्म बना है कि नहीं है, पुरुष विकास मंच भी है कि नहीं है। तो आपके ज़रिए ही मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि महिला विकास मंच पुरुषों के लिए भी खड़ा होता है, उनके राइट्स के लिए भी खड़ा होता है। इनफैक्ट मेरे पास कितने सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पुरुषों को पता ही नहीं कि उनके अधिकार क्या हैं। हम महिलाओं को तो उनके कानूनी अधिकार बता देते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फर्म्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर मेकिंग अवेयरनेस कैंप्स फॉर द लीगल राइट्स ऑफ वुमेन्स, बट पुरुषों के भी बहुत अधिकार हैं। और अगर पुरुष अपने उन अधिकार और राइट्स को जान ले तो वो किसी भी फॉल्स केसेस में नहीं फंस सकते। बिल्कुल। सो आज हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो 3 केस पैकेज, वो हमें एक नया लीगल टर्मिनोलॉजी में वो ऐड हो गया। मुझे याद है मैम, जब मैं आई वाज ग्रोइंग अप तो हम लोग थोड़ी संस्कृत भी पढ़ते थे, हमारे एंशियंट टेक्स्ट जैसे गीता को भी हम लोग पढ़ते थे। तो एक बार मुझे याद है मेरे पापा मुझे संस्कृत भी सिखाते थे, तो हम लोग एक मंत्र का उच्चारण करते थे और वो मंत्र कुछ इस तरह से होता था, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सो ये जो पावर है, ये जो गॉडेस है शक्ति, वो आप में रिसाइड करे और आपको नमन है नमन है नमन है। लेकिन आज जिस तरह की बातें आप कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि सही में महिलाओं को भी विकास की ज़रूरत है। तो जो आप महिला विकास जो आप बोलती हैं, तो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कोर्स इज़ रिक्वायर्ड, उनका माइंडसेट, उनका जो एटीट्यूड है और कुछ चीज़ों को मिसयूज़ ना करें। तो ये सब चीज़ों में महिला विकास मंच डेफिनेटली काम कर रहा है। तो मुझे आशा है कि आगे आने वाले दिनों में आप ऐसे ही काम करते रहेंगी। तो दोस्तों, आप सब ने अभी तक के डिस्कशन में सुना कि लॉ का किस तरह से यूज़फुलनेस है और किस तरह से उसका मिसयूज़ भी होता है। एंड ऐसे जो लॉज हैं, जो वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हों। एक्चुअल सेंस में अगर देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि उनकी एजुकेशन पे काम किया जाए, उनके हेल्थ के ऊपर काम किया जाए, ओवरऑल वेलबींग के ऊपर काम किया जाए। तो मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर वुमेन की आप कुछ बताएं हमें। बिल्कुल। अभी महिला विकास मंच दिल्ली की टीम एंड एज बीइंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन, हम लोगों ने एक मुहिम शुरू करी है जो कि कैंसर के अगेंस्ट है। Okay. हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में ब्रेस्ट कैंसर से बहुत सारी महिलाओं ने अपनी जान दे दी और अभी जो नया शुरू हुआ है वो सर्वाइकल कैंसर है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। Right. If you can tell the viewers what cervical cancer is in very brief. Basically, cervical is a part of a woman, जहाँ पर शुरुआत में हम लोगों को नहीं समझ में आता है। मतलब बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसके, और इट्स लीड्स टू द सर्वाइकल कैंसर। और उसके बाद में अगर टाइम रहते पता चल जाए तो हम उस पार्ट को बेसिकली ऑपरेट कर सकते हैं या मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं।
और अब सबसे अच्छी बात ये है कि वैक्सीन्स हैं सर्वाइकल कैंसर की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार इतना हेल्थ सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर भी काफ़ी सारा अवेयरनेस कैंप्स चलता जी। है, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी सरकार को पता है कि सर्वाइकल कैंसर भी एक समय पर आने के बाद में एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है हमारे देश के ऊपर। उसके बाद भी उसकी वैक्सीन्स को नॉर्मल लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाला है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन्स हैं जो कि 5 से 6 हज़ार की कॉस्टिंग में आती हैं। एक Right. मिडिल क्लास वुमेन या फिर एक जो गरीब घर की एक महिला है वो उस वैक्सीन को कैसे बेसिकली लेगी या उस तक कैसे पहुंचेगी। दूसरी बात है कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन 14 से 16 साल की उम्र में लग जाती है। Okay. तो बेसिकली हम जो कहते हैं कि कैंसर प्रोन जो होती हैं बच्चियां होती हैं या जो वुमेन्स होती हैं उनकी जी। वैक्सीन 14 साल से है, मतलब स्कूल्स में। तो स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इसके लिए अवेयरनेस कैंप्स लगाएं, मदर डॉटर्स दोनों के लिए लगाएं, वैक्सीन्स को प्रोवाइड कराएं। हमारी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है जी। कि जो डिस्पेंसरीज हैं या फिर जो आंगनवाड़ी हैं उनके थ्रू अवेयरनेस फैलाएं कि सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल। है क्या, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वो किस तरीके से आप उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को, और वैक्सीन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करें। तो मेरा मुहिम अभी यही रहेगा सरकार के लिए भी और महिलाओं के लिए भी कि सर्वाइकल कैंसर से हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अगर एक महिला सुरक्षित नहीं रहेगी और हेल्दी नहीं रहेगी तो वो पूरा परिवार इफेक्ट होगा, Of एक course. पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं हेल्थ की तो बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को उनकी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दिया जाए, उनको शिक्षा दी जाए। जी। अब बात आती है एजुकेशन सेक्टर की। तो कहता है सरकार हमारी कहती है कि हमने स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रखा है, लड़कियों के लिए स्कूल्स बने हुए हैं। क्या सारी लड़कियां उन स्कूल्स तक जा पा रही हैं? इसको कौन देखेगा? आपने स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, आपने स्कूल खोल के रख दिया, आपके एरिया में कितने बच्चे आ रहे हैं, आपके एरिया में कितनी लड़कियां हैं, वो सारी लड़कियां आपके स्कूल तक पहुंच पा रही हैं या आपका एजुकेशन वहां तक जा पा रहा है, इसका कौन देखेगा? द लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो सेलेक्ट कोई भी नहीं। नो इलेक्शन के बाद जो लोग आ रहे हैं। देखिए मैं तो कहने की बात है, लेकिन And even पॉलिटिशियंस there is एंड an education पॉलिटिक्स department in the administration. डेफिनेटली, बट आर दे वर्किंग? जी। आर दे वर्किंग प्रॉपर्ली? दिस इज द क्वेश्चन So ये मार्क। मामला पूरा गवर्नेंस का है, Governance at the का है। grassroots level. True that, but nobody is actually working hard on it. तो जी। हमारे अपने पर्टिकुलर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के अगर मैं एरिया की बात करूँ तो मैं देखती हूँ सुबह लड़कियों को जाते हुए, लेकिन स्कूल में नहीं, घरों में काम करने के लिए जाते हुए। जितने भी कॉलोनीज़ हैं, जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं यहाँ पर, जितने भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी बेटियां सुबह उठ के जाती तो हैं लेकिन बैग बस्ता लेकर नहीं, झाड़ू जी। पोछा लेके घरों में काम करने के लिए। अब क्वेश्चन है कि भाई बच्चियों के लिए हमने स्कूल खोल दिया तो बच्चियां आए, तो आपने कभी देखा कि उनके घर का माहौल क्या है? आपने वहाँ पर कैंप्स लगाए, आपने सर्वे करा क्या कि कितनी बच्चियां जा रही हैं स्कूल में या नहीं जा रही हैं? एजुकेशन नहीं मिल रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जल्दी अर्ली एज में मैरिज हो रही है, या फिर जो अभी हमने बात करते हैं हम लोग एडल्ट कंटेंट के रील्स, फ़ोन सबके हाथ में ही है, एजुकेशन मिल नहीं रहा है, पैसा तो कमाना ही है, तो ठीक है फ्री टाइम पे एडल्ट, क्योंकि उनको नॉलेज तो है ही नहीं कि क्या So everything चीज़ is उनके लिए linked हार्मफुल। together. एवरीथिंग इज लिंक। तो बेसिकली Right. मेरा मानना है हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। आप बच्चियों तक, महिलाओं तक या पुरुषों तक जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी हमारे समाज के हित में कार्य हैं, उनके लिए अवेयरनेस कैंप्स लगाए जगह जगह पे। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सिर्फ पैसा खा रहे हैं एनजीओ के नाम पर। मैं आपके माध्यम से ये बोलूंगी, जो सिर्फ पैसा खा रहे हैं, तो और आप बाकी लोग जो उठिए, अच्छा आप काम कर रहे करिए। हैं उन्हें भी बदनाम कर रखा बिल्कुल, है उन्हें भी ऐसी बदनाम कर संस्थाओं रखे ने। हैं। तो बिल्कुल। आप उठिए, आप सरकार का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि कोई सरकार बनेगी और सरकारी सारा ये टेंडर पास होगा और काम होगा? आप जैसे आपने अपना आर्मी छोड़कर आप भी अभी सोशल कॉज के लिए लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए जी। हैं। तो पर्टिकुलर एरिया में जाकर जो एरिया में, कम से कम दिल्ली में अगर हम बात करें तो मैं सर्वे कर रही थी, 8,000 एनजीओज हैं जो प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं Only in Delhi? ओनली इन दिल्ली। Okay. 8,000 जिनकी टीम्स हैं, लेकिन आप काम देखिए, हालात देखिए, महिलाओं की हालत और देखिए, जबकि बच्चों की एनजीओ हालत का रोल देखिए। मैम जहां तक मैं समझता हूँ इट इज टू कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। एक Actually- बहुत बड़ा वर्कफोर्स है, आपने बोला 8,000, तो अगर हम उनकी वॉलंटियर्स, उनके मेंबर्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा सेल्फ अगर हेल्प ग्रुप बन सब सकता है। एनजीओज अपने काम जी। को तरीके से करना शुरू कर दें। अब देखिए Yes. मैं भी दिल्ली प्रेसिडेंट हूँ महिला विकास मंच की, मैं भी आराम से बैठ सकती हूँ कि ठीक है गवर्नमेंट के पास जाऊंगी, अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो करेंगे, लेकिन हम लोग इतना काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, हर एरिया में जा के हम लोग सर्वे करते हैं कि इस एरिया में कितनी महिलाएं हैं जो जी। बीमार हैं, कितनी महिलाएं हैं
अब देखिए कितनी मैं आपको बताती हूँ, एक कॉलोनी है जिसको हम कहते हैं जे कॉलोनी, दिल्ली में हर जगह पर है। जी हम लोग वहाँ जाकर प्रॉपर सर्वे करते हैं कि कितनी लड़कियां हैं जिनकी प्रेगनेंसी 18 से 20 साल की उम्र में हो गई है, डिलीवरी 18 से 20 साल में सिजेरियन हुई है, नॉर्मल हुई है, उसके बाद उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद उनको क्या प्रॉपर वो मेडिकेशन दिया गया। अदरवाइज जो हम कहते हैं कि जो सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी में दिए जाते हैं या आफ्टर डिलीवरी दिए जाते हैं, उनको नहीं मिलती है वो मेडिकेशन, जिसकी वजह से 40 साल की उम्र तक आते आते उनको कोई बीमारी लग जाती है और वो मर जाती हैं। जी या काफ़ी सारी अर्ली एज प्रेगनेंसी में लड़कियां होती हैं, जल्दी शादियां हो जाती हैं, 18-19 साल में वो हेल्थ है नहीं, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी के तुरंत बाद मर जाती है कॉम्प्लिकेशन से, हैवी ब्लीडिंग से या किसी भी और कॉम्प्लिकेशन से। जी तो ये सर्वे करें और उसके ऊपर हम काम करें, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा एक ही नटशेल में इस बात को कवर करूंगी मैं कि कोई भी महिला और कोई भी लड़की अपनी लड़ाई खुद ही लड़ सकती है। जब तक कि वो खुद सशक्त नहीं बनेगी तब तक हमारा समाज सशक्त नहीं बनेगा। तो इसके लिए एक लाइन मैं हमेशा बोलती हूँ कि कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, जो खुद ही लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद ना आएंगे। तो अपने वस्त्र को खुद ही संभालना है, अपना जीवन खुद ही संभालना है और अपना चरित्र खुद ही साफ करना है। तो जब कोई भी इंसान, जैसे मैं कहती हूँ कि कोई भी इंसान, बहुत ही आसान है उसके लिए बोलना कि ये जी चरित्रहीन है, जी ये बहुत ही भारी शब्द है जी कि, और ये आजकल लोग बहुत ही आराम से इस्तेमाल आराम कर से लेते हैं कि शी इज़ कैरेक्टरलेस, ये चरित्रहीन, इसका कोई चरित्र नहीं है। तो मेरे पास लड़कियां आती हैं रोते हुए शादी के बाद में कि मेरे पति ने मेरे कैरेक्टर के ऊपर ऐसा बोला, चरित्र के ऊपर ऐसा बोला। तो कभी भी ये नहीं सोचना आपका चरित्र आपके अलावा और कोई जज नहीं कर सकता। इसके लिए आपको खुद सशक्त बनना है, अपने बारे में खुद जानना है कि आप हैं क्या, आपकी पावर क्या है, आप क्या क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, चाहे वो किसी पुरुष पर हो, परिवार पर हो, प्रशासन पर हो या किसी पर भी हो, और अपने आप को सशक्त बना के आगे बढ़ना है। आप ही की तरह मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी बहुत ही आम परिवार से आती हूँ, आम महिला हूँ, लेकिन अगर मैं आज यहाँ आ सकती हूँ तो आप सब भी कहीं ना कहीं पहुँच सकती हैं। very empowering words, ma'am. I must tell our viewers, you must have been empowered actually listening to our thoughts, our discussions, और रितु मैम की जो ऐसी मोटिवेशनल बातें थी। लॉ इज़ अ नोबल प्रोफेशन एंड जब आप एक लॉयर बनते हैं तो आपको हर एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से इंटरेक्शन करना पड़ता है, चाहे वो आपके ऑफकोर्स जजेस हैं टू द बेंच, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, चाहे वो NGOs हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, बहुत सारे लोगों के आप टच में आएंगे। तो आप सबको सोसाइटी की एक अच्छी समझ होनी चाहिए ओवरऑल, सिंस इट्स अ नोबल प्रोफेशन यू ऑल वुड बी जॉइनिंग। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा और सेंसिटिव होना पड़ेगा सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के लिए। ऑन दैट नोट वी विल टेक leave from you and thank you so much ma'am for You're joining us welcome. today. You're welcome.